हेलो बच्चों। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपन अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड लेक्चर। लास्ट लेक्चर में अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत कर दी थी और अपन ने ये पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, इन सब के बारे में अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है ना। और कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसकी आगे की कहानी अपन पढ़ते हैं। तो अब अपने पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है रिप्रेजेंटेशन से पहले अपने पास आएगा आर्गेंट प्लेन, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गेंट प्लेन, आर्गेंट प्लेन या फिर इसी को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब क्या होता है ये आर्गेंट प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन, पहले तो ये समझो। आपने 10th में कोऑर्डिनेट प्लेन पढ़ा होगा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट प्लेन पढ़ा होगा मतलब वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक। अपन ने इस पूरी प्लेन सरफेस पर दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, बनाई। अब इन दो परपेंडिकुलर लाइन ने पूरी प्लेन सरफेस को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो हॉरिजॉन्टल में एक्सिस बनाई जाती है इसको अपन बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल में एक्सिस बनाई जाती है इसको अपन क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। दोनों एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं इसको क्या बोला जाता है अपने पास, ओरिजिन, है ना। और अपन 2 डायमेंशन प्लेन पढ़ रहे हैं, किसी भी पॉइंट की जो लोकेशन बताई जाएगी उसकी हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों बताए जाएंगे। तो ये अपने पास क्या कहलाता था, कोऑर्डिनेट प्लेन। इसके अंदर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो ये सारी चीजें आपने 10th क्लास में पढ़ रखी होंगी, ठीक है ना। अब इसी कोऑर्डिनेट प्लेन को अगर अपन एक्स एक्सिस की जगह क्या लिख दें, रियल एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस को किससे रिप्लेस कर दें, रियल एक्सिस से। वाई एक्सिस को किससे रिप्लेस कर दें, इमेजिनरी एक्सिस से। बाकी सब कुछ सेम है। एक्स एक्सिस को किससे रिप्लेस कर दिया, रियल एक्सिस से। वाई एक्सिस को किससे रिप्लेस कर दिया, इमेजिनरी एक्सिस से। अब ये जो अपना प्लेन तैयार हुआ इसको बोलते हैं अपन आर्गेंट प्लेन, या फिर बोलते हैं इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है ना। आर्गेंट प्लेन या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। जैसे अपन 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में 11th में पढ़ेंगे अपन 2 डायमेंशन ज्योमेट्री। अगर अपन 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में किसी पॉइंट को लोकेट करना चाहते हैं, जैसे मान लो ये पॉइंट है 3,2, इसको अपन इस प्लेन में लोकेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। जो पहला कोऑर्डिनेट है वो एक्स कोऑर्डिनेट, जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो वाई कोऑर्डिनेट, ये तो आपको पता होगा। ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में हमें कितना डिस्टेंस चलना है, 3 यूनिट। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना चलना है, 3 यूनिट। और वाई डायरेक्शन में कितना चलना है अपन को, 2 यूनिट। तो ये अपन अपने पास पॉइंट आ गया और जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 3,2। मतलब ये जो पॉइंट है इसकी लोकेशन है 3,2। जैसे अपन किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट प्लेन में प्लॉट करते हैं, ऐसे ही अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द आर्गेंट प्लेन, ठीक है ना। तो आर्गेंट प्लेन आप समझ गए होंगे कि कोऑर्डिनेट प्लेन में यदि अपन रियल एक्सिस एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस से रिप्लेस कर दें और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस से रिप्लेस कर दें, तो जो अपने पास प्लेन तैयार होगा उसको बोला जाएगा अपने पास आर्गेंट प्लेन, ठीक है ना। अब जैसे मान लो ये अपन ने बनाई रियल एक्सिस, ये अपने पास इमेजिनरी एक्सिस, बाद बाकी की सारी चीजें बेटा सेम रहेंगी। दोनों के इंटरसेक्शन को ओरिजिन बोला जाएगा। ओरिजिन के राइट में रियल पार्ट पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट में रियल पार्ट नेगेटिव। ओरिजिन के ऊपर रियल पार्ट पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे रियल पार्ट नेगेटिव, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, क्या दिया हुआ है, -3 प्लस का 4 आयोटा। अब अपन को इसको आर्गेंट प्लेन में प्लॉट करना है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखकर पता लग रहा है कि इसका जो रियल पार्ट है वो कितना है, -3, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो कितना है अपने पास, 4। तो आप तो ये मान के चलो कि एक पॉइंट प्लॉट करना है जिसके कोऑर्डिनेट है -3,4, है ना। पहले हमेशा रियल पार्ट और बाद में हमेशा इमेजिनरी पार्ट। तो ये मतलब एक तरीके से x, y जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसी की तरीके से काम करेगा, है ना। तो अपने को -3,4 प्लॉट करना है। अब देख रहे हो कि रियल पार्ट नेगेटिव है, मतलब अपने ओरिजिन के लेफ्ट में आएगा, तो 3 यूनिट अपन लेफ्ट में चलेंगे और 4 यूनिट ऊपर, तो यहाँ आ गए अपन। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, Z1, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, Z1। अब 2D में जैसे अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट, पॉइंट के क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट।
कॉम्प्लेक्स नंबर में एक वर्ड यूज किया जाता है, क्या? अफिक्स। क्या? अफिक्स। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये अपने पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम दिया अपन ने P। इस पॉइंट का जो अफिक्स है वो क्या है? Z1। और Z1 किसके इक्वल है? माइनस का 3 प्लस का 4 आयोटा। ठीक है कि नहीं है? सीधे अपन ये बोल सकते हैं कि जो P पॉइंट है इसका अफिक्स क्या है? -3 + 4 आयोटा। क्लियर है? और यदि अपन इस P पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ देते हैं तो ये अपने पास एक लाइन सेगमेंट बन गया। ये क्या बन गया? अपने पास एक लाइन सेगमेंट। और यहां पर अगर अपन एक एरो भी लगा देते हैं तो ये अपने पास एक वेक्टर तरीके से बन गया। फिजिक्स में आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा वेक्टर के बारे में। तो ये अपने पास एक वेक्टर बन गया जिसको अपन बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स वेक्टर। तो जब भी मैं वर्ड बोलूंगा कॉम्प्लेक्स वेक्टर, आप समझ जानो कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको अपन ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन सेगमेंट बनेगी वो वेक्टर क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स वेक्टर। ठीक है कि नहीं है? अब मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, ये अपन को प्लॉट करना है 5 माइनस का 2 आयोटा। ठीक है कि नहीं है? अब इसमें दिख रहा है रियल पार्ट पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। रियल पार्ट पॉजिटिव मतलब कितना? 5 यूनिट। मान लो यहाँ 5 यूनिट आ गए। फिर इमेजिनरी पार्ट कितना है? -2। अब नेगेटिव साइड है तो नीचे आना पड़ेगा, तो ये -2। ठीक है? तो ये अपने पास एक पॉइंट है Q और इसका अफिक्स कितना है? Z2 बराबर 5 माइनस का 2 आयोटा। और इसको जब अपन ओरिजिन से जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर। ठीक है कि नहीं है? तो आई थिंक आप रिप्रेजेंटेशन तो समझ गए होंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन आर्गन प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लो Z3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 आयोटा, अकेला क्या है? 5 आयोटा। इसका मतलब इसका रियल पार्ट कितना है? 0। रियल पार्ट कितना हो गया? 0। और इमेजिनरी पार्ट है 5। तो इसका मतलब ये मान सकते हैं एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 0,5। तो 0,5 ऊपर कहीं पर आएगा, है ना? इसके भी ऊपर होगा 0,5, यहाँ पर कहीं आएगा। तो ये अपने पास क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स वेक्टर बन गया। ये अपन ने एक कॉम्प्लेक्स वेक्टर बना दिया। अगर मान लो Z4 एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हो माइनस का 6, अब इसका रियल पार्ट -6 है और इमेजिनरी पार्ट कितना है? 0। तो -6 को जब प्लॉट करोगे तो वो कहां पर आएगा? नेगेटिव रियल एक्सिस पर। ठीक है कि नहीं है? तो यहाँ पर ये आ गया -6। इसको क्या बोलेंगे अपन? Z4। तो अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है ना? अब प्लॉट करने का फायदा क्या है? इससे एक्चुअली एक दो चीजें आपको समझानी है। अब जो टर्म समझानी है वो क्या क्या है? देखो, सबसे पहला अपने पास आता है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जितनी भी टर्म आपको बता रहा हूं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, आज अपन 3 टर्म पढ़ने वाले हैं, एक मॉडुलस, एक कॉन्जुगेट और तीसरा आर्गुमेंट। और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये अगर क्लियर नहीं होगा तो आगे का कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहला अपने पास आता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना? अब मॉडुलस का मतलब क्या होता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अपन को मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस का मतलब होता है उस कॉम्प्लेक्स वेक्टर की लेंथ, उस कॉम्प्लेक्स वेक्टर की लेंथ। जैसे मान लो कि Z1 अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, या Z ले लेते हैं, क्या है? A प्लस का आयोटा B, A प्लस आयोटा B, ये अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब अपन आर्गन प्लेन में प्लॉट करेंगे तो मान लो चलो ये अपने पास कॉम्प्लेक्स वेक्टर आ गया और ये अपने पास पॉइंट है जिसका अफिक्स क्या है? Z। ठीक है ना? अब इस कॉम्प्लेक्स वेक्टर की जो लेंथ होगी उसको क्या बोला जाएगा अपने पास? मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट मान लो P है, तो अपन क्या बोलेंगे? OP। OP जो है वो क्या कहलाएगा? OP। ये कहलाएगा अपने पास मॉडुलस। ठीक, अब ये कैसे निकालें अपन? तो देखो, ये जो Z है कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या दे रखा है? A प्लस आयोटा B। इसका मतलब यहाँ कैसे पहुंचे होंगे? पहले अपन x डायरेक्शन में A यूनिट चलेंगे, फिर y डायरेक्शन में B यूनिट चलेंगे। यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा होगा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये अपने पास मान लो अगर इसको थीटा मान रहे हैं तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अपन को क्या निकालना है? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या आ जाएगी? रूट के अंदर a² प्लस का b²। तो जो अपने पास OP है, OP मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, वो कितना आ गया अपने पास? रूट के अंदर a² प्लस का b²। ठीक है कि नहीं? अब इसको याद कैसे रखोगे? देखो, a क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस
इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। ठीक, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि मॉडुलस निकालना है एक ही तरीका है, रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, दो वर्टिकल लाइन और उसके बीच में जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल रहे हो वो कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दो। तो z का मॉडुलस क्या है, रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल मान लो z1 अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 माइनस का 4 आयोटा। अब अगर पूछा जाए बताओ इसका मॉडुलस क्या होगा, तो क्या बोलेंगे अपन, रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 25 दैट इज कितना 5। ठीक है कि नहीं है, रूट के अंदर 25 तो कितना हो गया अपने पास ये 5। z2 अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, मान लो साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, ये अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। पूछा जाए इसका मॉडुलस निकालो, तो देखो इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आएगा, मॉड z2 दिस इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसका मतलब ये क्या आ गया 1। क्लियर है। अब यहाँ पर एक स्टार बना के एक चीज लिखना, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 होता है उसको बोलते हैं अपन यूनिमॉडुलर। ये आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि z इज अ यूनिमॉडुलर। तो z इज यूनिमॉडुलर का मतलब क्या हुआ कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो कितना है 1। तो इफ mod z is equal to 1 then z is said to be unimodular, said to be यूनिमॉडुलर। ठीक है ना, ये आपको वर्ड ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया जाता है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि यूनिमॉडुलर है, फिर उसके आगे का क्वेश्चन फ्रेम करके दिया होगा। ठीक है ना, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं और मॉडुलस क्या होता है। अब मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टीज क्या है वो देखो। जैसे मान लो आपसे बोला जाए कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 माइनस का 2 आयोटा अपॉन 2 प्लस का 3 आयोटा, और फिर मैंने पूछा आपसे कि मॉड z निकालो, तो आप क्या करोगे, अभी इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट तो नहीं बता सकते है ना, अभी अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। लास्ट लेक्चर में बताया था कि अपन कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रखते, उसको अपन क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के लिए क्या करा जाता है, रेशनलाइज कर दिया जाता है। ठीक है कि नहीं है, तो इसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे और देन उसके बाद अपन क्या निकालेंगे, इसका मॉडुलस निकालेंगे। लेकिन जब अपन प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तो प्रॉपर्टी से अपन को पता लगेगा इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो ध्यान से लिखो। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ठीक है ना, सबसे ऊपर तो यही लिख लेना कि इफ z जो है वो अगर a प्लस आयोटा b है देन मॉड z किसके इक्वल होगा, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के इक्वल। ये तो अपन को पता ही है। ठीक है ना, अब देखो पहली प्रॉपर्टी अगर अपन z का मॉड निकालें, अपन किसका निकालें, z का मॉड निकालें, या फिर माइनस जेड का मॉड निकालो, जेड का मॉड निकालो या फिर माइनस जेड का मॉड निकालो, ये हमेशा क्या आएगा अपने पास, इक्वल आएगा। देखो माइनस जेड क्या आएगा, जेड अगर ए प्लस आयोटा बी है तो माइनस जेड हो जाएगा माइनस का ए माइनस का आयोटा बी, ये हो जाएगा या नहीं। तो अपन को क्या करना है, माइनस जेड का मॉड निकालना है। अब जब इसका मॉड निकालोगे तो रूट के अंदर माइनस ए का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, वही आ गया या नहीं। तो इसका मतलब मॉड जेड जो है वो किसके इक्वल होगा, माइनस जेड के इक्वल। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट। अब ये कॉन्जुगेट क्या है अपन इसी के बाद पढ़ने वाले हैं, हल्का फुल्का आपको बता देते हैं कि z अगर अपने पास क्या है a प्लस आयोटा b और इसका अपन को क्या निकालना है, कॉन्जुगेट निकालना है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को अपन z बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि कॉन्जुगेट निकालना है तो क्या करोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा की जगह माइनस आयोटा रिप्लेस कर दो, आयोटा की जगह क्या, माइनस आयोटा। बाकी रियल पार्ट को अपन को, इमेजिनरी पार्ट को कुछ नहीं करना, सिर्फ आयोटा की जगह माइनस आयोटा। तो a एज इट इज, b एज इट इज, आयोटा लिखा है तो माइनस आयोटा लिखोगे,
अब यहाँ पे माइनस आयोटा इंटू प्लस, तो क्या आ जाएगा माइनस का आयोटा बी, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो z अपने पास ये था, तो इसका कॉन्जुगेट ये आ गया, इसका अगर मॉडुलस निकालोगे तो ये भी किसके इक्वल निकल कर आएगा अपने पास, a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर। तो इसका मतलब मॉड z इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस z इक्वल टू मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट। अगर अपन z कॉन्जुगेट में भी माइनस का मल्टीप्लाई कर दें, है ना, z कॉन्जुगेट मतलब इसमें भी माइनस का मल्टीप्लाई करो, उसका मॉड निकाल के देख लो तो भी सेम आएगा। तो अपन किसी का भी मॉड निकाल लें वो सब कैसे रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे, है ना। क्वेश्चन में कभी अपन को जरूरत पड़ती है, क्वेश्चन में कभी अपन को जरूरत पड़ती है, कभी जैसे लिखा है z कॉन्जुगेट का मॉड, तो अब इसकी जगह हमको ये लिखना है तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं अपने पास इक्वल हैं। कई बार जैसे ये लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ माइनस z, उसकी जगह ये लिखना है लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिखना है लिख सकते हैं, क्योंकि सब आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरी अपने पास प्रॉपर्टी है, मॉड के अंदर z1 अपॉन z2, मतलब मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं डिवीजन में, पहले चलो मल्टीप्लाई वाला लिख लेते हैं। मॉड के अंदर z1 इंटू z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं मल्टीप्लिकेशन में, उसका अपन को मॉड निकालना है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अपन मल्टीप्लाई करने के बाद मॉड निकालें या मॉड निकालने के बाद इसका मल्टीप्लाई कर दें, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, हमेशा सेम आएगा, ठीक है ना। जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, हमेशा सेम आएगा। इसको अपन जनरलाइज भी कर सकते हैं कि इन जनरल मान लो खूब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो, जैसे z1 इंटू z2 इंटू z3 अप टू कहां तक zn, ये अपने पास n कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं। अब इन सबको मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो बाबा बन जाएंगे। तो अपने पास प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि मल्टीप्लाई करने की बजाय क्या करो, अलग अलग मॉड निकालो और उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो मॉड z1 इंटू मॉड z2 इंटू मॉड z3 अप टू कहां तक, मॉड के अंदर zn, ठीक है कि नहीं है। सेम किस में होता है, डिवीजन में। सेम किस में होगा अपने पास, डिवीजन में होगा। मतलब मॉड के अंदर z1 अपॉन z2, मॉड के अंदर क्या, z1 अपॉन z2, इसको अपन क्या लिखेंगे, मॉड z1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z2, ठीक है कि नहीं है, मॉड ऑफ z1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ z2। क्लियर है बच्चों ये चीज। तो मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में अपन अलग अलग मॉड लेके ऑपरेशन लगा सकते हैं। अब देखो इसका फायदा क्या हुआ अपन को, जैसे मान लो क्वेश्चन अपने पास आए कि z जो है वो दे रखा है, मान लो 1 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा होल अपॉन 1 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, ये दे रखा है। अब पूछा कि मॉड z निकालो, इसका मॉड निकालो। अब अगर अपन को प्रॉपर्टी नहीं पता होती तो अपन क्या करते, पहले इसको अपन मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते, और उसके बाद अपन लगाते कि रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। लेकिन जब अपन को प्रॉपर्टी पता है तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है ना, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अपन से पूछा क्या गया है, z का मॉड निकालना है, मतलब इसका मॉड निकालना है। क्लियर है ये चीज। अब देखो डिवीजन में अपन ने पढ़ा अलग अलग मॉड ले सकते हैं, तो ले लो अलग अलग मॉड। तो मॉड के अंदर 1 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा होल डिवाइडेड बाय मॉड के अंदर 1 प्लस 3 आयोटा, है ना। और मल्टीप्लाई में है ऊपर तो इनका भी अलग अलग मॉड ले सकते हैं। तो 1 प्लस आयोटा का मॉड अलग, 2 माइनस आयोटा का मॉड अलग। तो क्या आ गया, 1 प्लस आयोटा का मॉड इंटू 2 माइनस आयोटा का मॉड इंटू, और डिवीजन में 1 प्लस 3 आयोटा का मॉड। तो देखो 1 प्लस आयोटा का मॉड कितना होगा, √2, 2 माइनस आयोटा का मॉड √5, और 1 प्लस 3 आयोटा का √10। फटाफट निकाला करो इसको, रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आ रही बात समझ में। तो ये हो गया अपने पास ऊपर √10 और नीचे भी कितना हो गया, √10। तो ये कितना आ गया, 1, है ना। तो देखो इसको अपन यूनिमॉड्यूलर बोल सकते हैं, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, यूनिमॉड्यूलर बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो अपने पास मॉडुलस है वो कितना आया है, 1 निकल के आया है, ठीक है ना। लिखिए इसको जब तक। फोर्थ प्रॉपर्टी अपने पास है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि अपन उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, सेम प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट में भी आएगी। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि अपन किससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब देखो z अपन ने क्या माना, a प्लस आयोटा b, तो अभी बताया कि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा,
ए माइनस का आयोटा बी। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो, मतलब z इंटू जेड कॉन्जुगेट। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो लास्ट टर्म पे भी बताया था कि a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी का मल्टीप्लीकेशन क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अपन ये लिख सकते हैं, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पूरे का क्या स्क्वायर, और ये जो लिखा हुआ है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एक्चुअली है क्या, इसके मॉडुलस का स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास z इंटू जेड कॉन्जुगेट को अपन क्या लिख सकते हैं, मॉड z का स्क्वायर। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, इस पे मतलब अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, अभी बताएंगे। फिफ्थ अपने पास क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे यदि कोई पावर लगी हो उसका अपन को मॉड निकालना है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई पावर लगी हुई है उसका अपन को मॉड निकालना है। तो प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि आप तो z का मॉड निकालो और उस पर वही पावर लगा दो। ठीक है, जैसे मान लो आपसे पूछा कि z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, इस पर पावर 4 ये दे रखा है। अब आप मॉड z निकालो, अगर प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो पहले क्या करेंगे अपन 1 प्लस 2 आयोटा पे पावर 4 कैलकुलेट करेंगे। 1 प्लस 2 आयोटा पे पावर 4 का मतलब क्या हुआ, इसी को 4 बार मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी उसका मॉडुलस निकालेंगे। प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि आप तो 1 प्लस 2 आयोटा का मॉड निकालो और उस पर पावर कितनी लगा दो, 4। ठीक है कि नहीं है, तो क्या आ जाएगा अपने पास 1 प्लस 2 आयोटा का मॉड √5 और √5 पे पावर 4, तो कितना आ गया ये 5 इंटू 5 दैट इज 25। क्लियर है ये चीज। तो प्रॉपर्टी का ये फायदा है, अपना कैलकुलेशन का टाइम काफी बचेगा। ठीक है ना। सिक्स्थ अपने पास प्रॉपर्टी है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अभी अपन ने मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में तो देखा कि मल्टीप्लाई करने के बाद मॉड लें या मॉड लेने के बाद मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो अपने पास फाइनल रिजल्ट सेम आता है। ये प्रॉपर्टी अपन एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं लगा सकते। क्या मतलब है कि मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, इसको आप ये नहीं लिख सकते मॉड z1 प्लस का मॉड ऑफ z2। ठीक, ये आप लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना। मॉड z1 प्लस z2, मॉड z1 प्लस z2, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। इसको अपन बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ये ज्यादातर कंपटीशन में काम आती है, स्कूल का इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इक्वालिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी वैसे होती क्या है, क्या बोलते हैं इसका स्टेटमेंट कि ट्रायंगल में किन्हीं भी दो साइड का जो सम होता है वो हमेशा तीसरे से छोटा होता है ना, सॉरी बड़ा होता है। दो साइड का सम जो होता है वो तीसरे से हमेशा बड़ा होता है और दो साइड का जो डिफरेंस होता है वो तीसरे से हमेशा छोटा होता है। क्लियर है ये चीज। तो यही अपने पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। और यहीं पर अगर मान लो अपन देखो प्लस हो या माइनस हो, ठीक है ना, वो हमेशा लेस देन होगा किससे, लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। इसका यूज कैसे करते हैं अपन बाद में देखेंगे, अभी तो आपको ये याद रखनी है। मॉड z1 प्लस माइनस मॉड z2, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2, और इसका भी क्या मॉड, एक्चुअली डिफरेंस निकाल रहे हैं, है ना, या माइनस की जगह यहाँ पे डिफरेंस का साइन बना दो तो ये मॉड हटा दो। क्लियर है ये चीज। दो साइड का सम ये हमेशा तीसरे से ग्रेटर होगा, दो साइड का डिफरेंस जो है वो तीसरे से हमेशा छोटा होगा। ये अपने पास है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ये दोनों के दोनों। क्लियर है। इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो अपन बाद में देखेंगे। तो ये अपने पास कुछ हो गई मॉडुलस की प्रॉपर्टी, है ना। एक आध और ध्यान आएगी तो आपको बाद में बताएंगे या कोई क्वेश्चन में यूज होगी तो बता देंगे आपको। तो आई थिंक आपको मॉडुलस तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है अपने पास कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, इसको नोट कर लेना पूरा। नेक्स्ट जो टर्म है वो है अपने पास कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जैसा कि मैं कॉन्जुगेट के बारे में बता चुका हूं कि अगर x z जो है वो a प्लस आयोटा b है तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या हो जाएगा अपने पास a माइनस आयोटा b। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, तो देखो ये एक्चुअली एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बनता है उसमें बहुत काम आता है, बाकी कुछ ऐसा काम नहीं है जो मैं समझा रहा हूँ, बाकी वो काम नहीं आएगा, लेकिन इस पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है IIT लेवल का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी तो z अगर लिखा है a प्लस आयोटा बी या x प्लस आयोटा वाई, उसका कॉन्जुगेट निकालना है तो सीधे x माइनस आयोटा वाई लिख सकते हो, है ना।
तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है वो समझो। जैसे z एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दे रखा है a प्लस आयोटा b। अब बोला गया कि इसका कॉन्जुगेट निकालो, तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की रियल एक्सिस में मिरर इमेज, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की रियल एक्सिस में मिरर इमेज। क्या मतलब हुआ कि यदि मैं रियल एक्सिस को एक प्लेन मिरर मानूं, ये रियल एक्सिस है अपने पास, इसको मैंने क्या माना, एक प्लेन मिरर माना, कांच माना। अब इस मिरर में इस z कॉम्प्लेक्स नंबर की जो इमेज निकल कर आएगी वो क्या कहलाएगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। ठीक है ना। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है मिरर इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द रियल एक्सिस। तो देखो अब इसकी मिरर इमेज कहाँ बनेगी, मिरर इमेज इसकी यहाँ नीचे कहीं बनेगी। ठीक है ना, ये आपने पढ़ रखा होगा 10th में मिरर वगैरह प्लेन लाइट में। तो ये इमेज बनेगी, तो ये जो अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, z बार से। ठीक है ना। अब ये क्या होगा, z अगर a प्लस आयोटा b है तो z बार क्या होगा। तो देखो अपन इस पॉइंट z तक कैसे पहुंचे होंगे, क्या था a प्लस आयोटा b है, तो ओरिजिन से अपन a डिस्टेंस चले होंगे और फिर ऊपर की तरफ b डिस्टेंस चले होंगे, है ना। अब अपन को z कॉन्जुगेट निकालना है, और ये क्या है, प्लेन मिरर। आपने प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी या जानते भी होंगे कि यदि अपन प्लेन मिरर से d डिस्टेंस दूरी पर हैं तो अपनी इमेज प्लेन मिरर के पीछे कितनी डिस्टेंस पर बनेगी, d डिस्टेंस पर ही बनेगी, है ना। मिरर से अपन जितना दूर होते हैं उतनी ही दूरी पे पीछे क्या बनती है, इमेज बनती है। तो ये डिस्टेंस अगर b है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी, अपने पास b होगी। अब देखो आपको इस पॉइंट तक पहुंचना है तो आपको x डायरेक्शन में तो कितना चलना पड़ेगा, a, और y डायरेक्शन में b चलना पड़ेगा, लेकिन किस साइड, नेगेटिव साइड। तो इसका मतलब z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा अपने पास, a माइनस का आयोटा b। ठीक, तो यही आपको समझाया था कि z अगर a प्लस आयोटा b है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z a माइनस आयोटा b। सिर्फ आयोटा की जगह अपन को क्या करना है, माइनस आयोटा रिप्लेस करना है। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ एग्जाम्पल देखो इसके। फॉर एग्जाम्पल मान लो z आपको दे रखा है माइनस आयोटा प्लस का 4, माइनस आयोटा प्लस का 4। बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में हमेशा सेकंड जो टर्म लिखी होती है उसका साइन चेंज करते हैं। बोले जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, जल्दी जल्दी में इसको लिख दिया माइनस आयोटा माइनस 4, गलत है ना। अपन साइन किसका चेंज करते हैं, आयोटा का। साइन किसका चेंज करते हैं, आयोटा का। तो अपन इसको लिखेंगे क्या, माइनस आयोटा प्लस 4 है ना, तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा रिप्लेस करो तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो ये आ जाएगा अपने पास आयोटा प्लस 4। क्लियर है ये चीज। अगर मान लो z अपन को दे रखा है 1/3 माइनस का 2 आयोटा। अब इसका अपन को कॉन्जुगेट निकालना है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तब इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, और जब वो भी अपन प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो फिर उसमें वो भी करने की जरूरत नहीं है। अब बोला जाए इसका कॉन्जुगेट निकालो, तो पहले तो अपन क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 1/3 माइनस 2 आयोटा रैशनलाइज करो किससे, इसी के कॉन्जुगेट से। अब तो आप समझ रहे होगे कॉन्जुगेट क्या होता है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में नीचे से आयोटा हटाना है तो हमेशा उसके कॉन्जुगेट से ही रैशनलाइज किया जाता है। तो अब ये क्या आ जाएगा अपने पास, 3 प्लस का 2 आयोटा, और नीचे आएगा a माइनस आयोटा b, a प्लस आयोटा b, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, तो ये आ गया 13। तो अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर पता लग गया 3/13 प्लस का 2 आयोटा अपॉन 13। तो z कॉन्जुगेट अगर निकालना है तो क्या आ जाएगा, 3/13 माइनस का 2/13 आयोटा। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी अगर कुछ ऊट पटांग बना दे, जैसे वही z इक्वल टू 1 माइनस का 2 आयोटा प्लस का 3 आयोटा स्क्वायर माइनस का 4 आयोटा क्यूब। बोला इसका अपन को कॉन्जुगेट निकालना है, तो ऐसा नहीं है कि हर जगह आयोटा की जगह माइनस आयोटा रिप्लेस करेंगे। अपन कॉन्जुगेट जब निकाल रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। अभी ये a प्लस आयोटा b तो है नहीं है, लास्ट लेक्चर में समझाया था। तो पहले इसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। 1 माइनस 2 आयोटा, इसको क्या लिखेंगे, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो ये -3, और आयोटा क्यूब क्या होता है अपने पास, प्लस माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा, तो ये हो जाएगा अपने पास 4 आयोटा। तो ये आ गया 1 माइनस का 3, तो माइनस का 2, और -2 आयोटा प्लस 4 आयोटा, तो प्लस का 2 आयोटा। तो ये अब अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब अपन को इसका कॉन्जुगेट निकालना है, तो क्या आ जाएगा, -2 माइनस का 2 आयोटा। क्लियर है बच्चों।
अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी हो, मान लो z इक्वल टू लिखा हुआ है 5 आयोटा, तो इसका जब अपन कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, माइनस का 5 आयोटा। लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, मतलब z इक्वल टू 6 दे रखा है, प्योरली रियल, इसका अगर कॉन्जुगेट निकालोगे तो वो क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। क्यों, अपने पास z 6 लिखा हुआ है, इस 6 को अपन 6 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं। अब इसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए अपन ने बोला कि 6 माइनस 0 आयोटा। अब 0 आयोटा तो क्या होगा, इटसेल्फ 0, तो ये अल्टीमेटली कितना आ जाएगा अपने पास, 6 के इक्वल आएगा। क्लियर है ये चीज। तो यदि कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास प्योरली रियल है तो उसका कॉन्जुगेट वही रहता है। क्लियर है। और अगर अपने पास प्योरली इमेजिनरी है तो बस आयोटा की जगह क्या रिप्लेस करना है अपन को, माइनस आयोटा रिप्लेस करना है ना। तो चलो अब इसकी अपन प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो क्या है इसकी प्रॉपर्टी देखिए। पहली प्रॉपर्टी कि यदि अपन किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का वापस से कॉन्जुगेट ले लें, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का वापस से कॉन्जुगेट ले लें, तो अपने पास क्या आ जाएगा, z इटसेल्फ वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। समझ रहे होगे बड़ी आसानी से। z आपको दे रखा है मान लो a प्लस आयोटा b, ठीक। अब मैंने इसका कॉन्जुगेट निकाला तो क्या आएगा, a माइनस का आयोटा b, और फिर इसका वापस से कॉन्जुगेट निकाल दिया तो क्या आ जाएगा, a प्लस आयोटा b। तो देख रहे हो कि z और z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट दोनों क्या है, हमेशा इक्वल है। दूसरा अपने पास, अब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन सब्ट्रैक्शन में लिखे और उनका अपन को कॉन्जुगेट लेना है, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में लिखे हुए हैं और इस पूरे का ओवरऑल अपन को क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है, तो दिस इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस माइनस z2 कॉन्जुगेट। मतलब क्या बोल रहा है वो, कि आप ऐड सब्ट्रैक्ट करके कॉन्जुगेट निकालो या कॉन्जुगेट लेकर ऐड सब्ट्रैक्ट करो, फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो सेम आएगा। ठीक है कि नहीं है। तो जो ऑपरेशन आपको पहले करना है, पहले ऐड करके कॉन्जुगेट निकालना है या कॉन्जुगेट लेके ऐड करना है, कुछ भी कर सकते हो, दोनों का रिजल्ट सेम है। कभी कभी क्वेश्चन में अपन को जरूरत पड़ती है कि z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट को हमें ये लिखना है, या फिर z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट को हमें ये लिखना है, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है ना। तीसरा अपने पास मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कर सकते हैं नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं कि z1 इंटू z2, इनके मल्टीप्लिकेशन का अपन को कॉन्जुगेट निकालना है, इनके मल्टीप्लिकेशन का अपन को कॉन्जुगेट निकालना है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, z1 का कॉन्जुगेट इंटू z2 का कॉन्जुगेट। मतलब मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट निकालो या कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई करो, फाइनल रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। चौथा अपने पास क्या है कि z1 अपॉन z2, z1 अपॉन z2, इस पूरे का कॉन्जुगेट निकालना है, डिवीजन में है ये। तो z1 अपॉन z2 कॉन्जुगेट को अपन क्या लिख सकते हैं, z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट। तो इसके अंदर भी वही बात कि अपन डिवाइड करके कॉन्जुगेट निकालें या कॉन्जुगेट लेकर डिवाइड करें, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। ठीक है कि नहीं है। तो अपने पास चार प्रॉपर्टी तो ये हो गई। नेक्स्ट अपने पास फिफ्थ, वही जो अपन ने मॉडुलस में पढ़ी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा अपने पास, मॉड ऑफ z का स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन में यूज होगी। ठीक है। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखो, अपने पास मान लो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये लिखा हुआ है अपने पास z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा अपने पास, a माइनस आयोटा b। दोनों को अपन क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, z प्लस z कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल टू कितना, 2a आएगा या नहीं। तो यहां से a की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, z प्लस z कॉन्जुगेट बाय 2, ये a की वैल्यू निकल के आ गई। और a एक्चुअली है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। तो इससे अपने पास ये आ गया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को अपन क्या लिख सकते हैं, z प्लस z कॉन्जुगेट बाय 2। ठीक है कि नहीं है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को लिखा जा सकता है z प्लस z कॉन्जुगेट बाय 2। अब इनका क्वेश्चन में यूज होगा, अभी तो हाल फिलहाल नहीं समझ में आएगा, है ना, लेकिन आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपने पास, अब जैसे रियल पार्ट लिखा है तो इमेजिनरी पार्ट भी लिख सकते होंगे। तो देखो अभी अपन ने ऐड किया था, अब अपन क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा,
लेफ्ट में अपने पास आ जाएगा z माइनस का z कॉन्जुगेट और राइट में अपने पास आ जाएगा 2 आयोटा b। तो यहां से b की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, z माइनस z कॉन्जुगेट अपॉन 2 आयोटा। ये आएगी या नहीं आएगी? तो अपने पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को क्या बोल सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या बोल सकते हैं कि z माइनस z कॉन्जुगेट अपॉन 2 आयोटा। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब 8th प्रॉपर्टी अपने पास क्या है, जैसा अपन ने देखा था कि अगर किसी रियल नंबर का अपन कॉन्जुगेट निकालते हैं, है ना, तो वो अपने पास वही रहता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इफ z इज प्योरली रियल, प्योरली रियल, देन अगर z जो है प्योरली रियल हो जाए, तो देखो यहां से भी समझ सकते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट ये होता है, ये अपने देख लिया। अब वो बोल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कैसा हो जाए, प्योरली रियल हो जाए। तो प्योरली रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जीरो, मतलब इसको क्या करोगे, जीरो के इक्वल। अब इसको जीरो के इक्वल रखोगे तो z किसके इक्वल आ जाएगा, z कॉन्जुगेट के। तो अपन बोल सकते हैं यदि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो प्योरली रियल है तो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के इक्वल होगा, है ना। ये प्रूफ करने को आता है, जैसे ये प्रूफ करने को आता है, प्रूफ करो कि ये इसके कॉन्जुगेट के इक्वल है ना, या प्योरली रियल है। तो अपन ने अगर मान लो ऐसा प्रूफ कर दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के इक्वल है, तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो प्योरली रियल होगा। 9th अपने पास कि इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, z इज प्योरली इमेजिनरी, है ना, देन अब देखो z अगर प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा इसका मतलब रियल पार्ट जीरो होगा, और रियल पार्ट जीरो होगा मतलब ये पूरा जीरो रखोगे, तो अपने पास क्या कंडीशन आएगी कि z कॉन्जुगेट जो है वो किसके इक्वल आएगा, माइनस z के इक्वल। ठीक है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। तो ये अपने पास कुछ प्रॉपर्टी हो गई। आगे और देखते हैं, एक दो प्रॉपर्टी और बची हुई है अपने पास, इसको रब कर दें। अब नेक्स्ट अपने पास प्रॉपर्टी है 10th, इफ, ये एक्चुअली प्रॉपर्टी क्या मतलब क्वेश्चन की तरह भी आ जाता है, स्कूल में प्रूफ करने को भी आ जाता है, अपन इसका प्रूफ भी देखेंगे कि इफ z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर such that z1 plus z2 and z1 into z2 are simultaneously real, then z1 and z2 are conjugate of each other or purely रियल। ठीक है कि नहीं है, क्या बोल रहा है वो प्रॉपर्टी में, या तो आप इसको क्वेश्चन समझो, z1 और z2 जो हैं वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, z1 और z2 क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, सच दैट कि उनका एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों एक साथ रियल है। ऐसा नहीं कि कोई एक रियल हो गया, दोनों एक साथ क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। मतलब z1 प्लस z2 ये भी कैसा होगा, अपने पास रियल होगा, और z1 इंटू z2 मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी कैसा होगा, रियल होगा। तो यदि ऐसा है तो क्या बोल रहे हैं, तब z1 और z2 जो है वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। अब देखो ये जो टर्म लिखी है ना, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ये क्वेश्चन में कई बार यूज मतलब होती है, क्वेश्चन में दी जाती है कि z1 और z2 ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं या कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है वो सुनो, अगर मैंने बोला कि z1 और z2 एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी एक का जो कॉन्जुगेट है वो दूसरे के इक्वल होगा। z1 कॉन्जुगेट इक्वल टू z2 या फिर z1 इज इक्वल टू z2 कॉन्जुगेट। कब, ये कब यूज करना है, इफ z1 एंड z2 आर, इफ z1 एंड z2 आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, इस टाइप का क्वेश्चन में लिखा हो। ठीक है कि नहीं है, कि z1 और z2 यदि एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं तो इसका मतलब होगा z1 कॉन्जुगेट इक्वल टू z2 या फिर z1 इक्वल टू z2 कॉन्जुगेट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लेंगे, दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लेंगे, गलत हो जाएगा। दोनों तरफ कॉन्जुगेट लो, इससे अच्छा तो लिख लो z1 बराबर z2,
तो ये तो इक्वल हो गए दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वल नहीं बोल रहा, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर बोल रहा है, ठीक है ना, तो याद रखना। तो क्वेश्चन में क्या था कि यदि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं सच दैट Z1 प्लस Z2 रियल है और Z1 इंटू Z2 भी रियल है, दोनों एक साथ रियल हैं, तो प्रूव करो कि Z1 Z2 एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे या फिर दोनों रियल होंगे, ठीक है कि नहीं है, दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे या फिर दोनों रियल होंगे। और याद रहे कि ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई एक हो गया। मान लो जैसे Z1 अपन ने लिया 3 माइनस का आयोटा, Z2 अपन ने लिया 5 प्लस का आयोटा। अब आप देखो कि इनका जो एडिशन है 8, ये तो रियल आ गया, लेकिन आप मल्टीप्लाई करोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे तब अपने पास रियल नहीं आएगा, प्योरली रियल नहीं आएगा, वो कैसा आ जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अपन को प्रूफ करना है कि Z1 Z2 एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्जुगेट। अब देखो कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसको, ये कंडीशन अपने पास गिवन है और अपन को कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर प्रूफ करना है। तो अपन देखो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट Z1 जो है वो किसके इक्वल है, x1 प्लस आयोटा y1, और Z2 जो है वो किसके इक्वल है, x2 प्लस आयोटा y2 के इक्वल, ठीक है कि नहीं। जब अपन को एक दूसरे का कॉन्जुगेट प्रूफ करना है, इसका मतलब अपन को ये प्रूफ करना है कि Z1 कॉन्जुगेट इक्वल टू Z2 या फिर Z1 इक्वल टू Z2 कॉन्जुगेट। Z1 अपन ने क्या माना है, x1 प्लस का आयोटा y1, और Z2 क्या माना है, x2 प्लस आयोटा y2 और इसका भी कॉन्जुगेट, तो x2 माइनस का आयोटा y2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है, मतलब दोनों का रियल पार्ट भी इक्वल होगा, दोनों का इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होगा। तो कुल मिला के यदि अपन Z1 Z2 को ये मान रहे हैं और अपन ऐसा प्रूफ कर देते हैं, अपन ये प्रूफ कर देते हैं कि x1 भाई x2 के इक्वल है और y1 जो है वो माइनस y2 के इक्वल है, तो इससे क्या सिद्ध हो जाएगा कि Z1 Z2 एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, ठीक है ना। तो चलो पहली कंडीशन क्या, कि Z1 प्लस Z2 जो है ये प्योरली रियल है, ठीक। तो Z1 प्लस Z2 इन दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा टाइम्स y1 प्लस y2। ये कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए। अब भाई ये रियल होना चाहिए, इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए। इसका इमेजिनरी पार्ट है कितना, y1 प्लस y2, तो ये कितना होना चाहिए, 0। तो इसका मतलब y1 बराबर माइनस y2 आ गया, मतलब ये चीज तो सिद्ध हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन कि Z1 इंटू Z2 ये भी रियल होना चाहिए, ये भी कैसा होना चाहिए, अपने पास रियल होना चाहिए। अब Z1 इंटू Z2 निकालें तो Z1 है x1 प्लस आयोटा y1, Z2 कितना है x2 प्लस आयोटा y2, ये कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए। मतलब इसका जो इमेजिनरी पार्ट आएगा वो क्या होगा, 0। तो अपन तो पूरा मल्टीप्लाई ना करते हुए इमेजिनरी पार्ट निकालते हैं। देखो x1 को x2 से करोगे तो रियल पार्ट आएगा, कोई मतलब का नहीं है। x1 को आयोटा y2 से करोगे तो x1 y2 आयोटा, यहां से इमेजिनरी टर्म मिलेगी, और फिर आयोटा y1 का x2 से करोगे तो आयोटा y1 इंटू x2, और जब इसका इससे करोगे तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर मतलब -1, तो वो रियल हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ गया, रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट आ गया उसका। इस पूरे को इमेजिनरी पार्ट नहीं बोलेंगे, यहाँ से आयोटा हटाओ, ये अपने पास क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। अब ये क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि ये पूरा कैसा है, रियल है, ठीक है ना। तो अपने पास x1 y2 प्लस y1 की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस y2 लिख सकते हैं। तो जब y1 की जगह माइनस y2 लिखोगे तो y2 इंटू x2 बराबर 0। तो यहां से अपने पास आ गया y2 इंटू x1 माइनस x2 बराबर 0। अब यहां से दो केस आते हैं, या तो y2 0 होगा या फिर x1 माइनस x2 बराबर 0 होगा, तो x1 बराबर x2। अगर इसको कंसीडर करके चलते हैं तो अपने पास क्या सिद्ध हो गया कि x1 जो है x2 के बराबर है और y1 जो है वो माइनस y2 के इक्वल है। इसका मतलब Z1 और Z2 एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्जुगेट हो गए। और अगर इस केस को लेके चलते हैं कि y2 0 है, अब y2 अगर 0 होगा तो इसका मतलब y1 भी 0 होगा, क्योंकि तो ये रिलेशन है y1 y2 में। अगर y2 0 है तो y1 भी 0 हो गया। तो अब y1 y2 अगर 0 हो गए तो Z1 क्या बचा, सिर्फ x1, और Z2 क्या बचा, सिर्फ x2। तो अपन क्या बोलेंगे कि Z1 Z2 जो है वो प्योरली रियल है, ठीक है ना। तो ये अपने पास एक स्टेटमेंट भी है, स्कूल में भी प्रूव करने को आ सकता है, कॉम्पिटिशन में आएगा तो सिर्फ ये स्टेटमेंट याद रखना है। यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन साइमल्टेनियसली रियल है तो ये कब पॉसिबल है, जब दोनों ही एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो या दोनों की दोनों एक साथ रियल हो, ठीक। इसको नोट करिए। तो ये अपने पास हो गई किसकी प्रॉपर्टीज, कॉन्जुगेट की, ठीक है ना।
अब इन्हीं जो अपन ने पढ़ा है इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद अपन देखेंगे आर्ग्यूमेंट, है ना। जो अपन ने पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर अपन आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन फर्स्ट क्या दे रखा है, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर -3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस का 4 आयोटा आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। देखो इसके अंदर लैंग्वेज लिखी हुई है कि फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच दिस कॉम्प्लेक्स नंबर आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। तो अब अपन समझ रहे हैं कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर का मतलब क्या है, किसी भी एक का कॉन्जुगेट दूसरे के इक्वल होगा। तो अपन क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन -3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट, ये मतलब हुआ, है ना। या फिर यहां कॉन्जुगेट ले लो, यहां मत लो, किसी भी एक जगह लेना पड़ेगा। तो ये आ गया अपने पास -3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई दिस इज इक्वल टू, इसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो क्या आएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस का 4 आयोटा। क्लियर है। अब दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, बीच में इक्वल का साइन है, ये कब पॉसिबल है, जब दोनों का रियल पार्ट इक्वल हो, दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो। तो जब रियल पार्ट इक्वल रखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई दिस इज इक्वल टू -3, ये बनेगी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई दिस इज इक्वल टू -4, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब दोनों को सॉल्व करना है तो क्या करें अपन, यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, माइनस का 4 अपॉन वाई, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू उठा के अपन पहली इक्वेशन में रख देंगे। तो क्या आ जाएगा अपने पास माइनस का 4 अपॉन वाई प्लस का वाई दिस इज इक्वल टू -3, एलसीएम ले लो तो वाई स्क्वायर माइनस का 4 दिस इज इक्वल टू माइनस का 3y, तो वाई स्क्वायर प्लस का 3y माइनस का 4 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये इसके फैक्टर होंगे अपने पास y प्लस 4 इंटू वाई माइनस 1 बराबर 0, तो y इज इक्वल टू 1 कॉमा -4, ये y की दो वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू जब 1 लेंगे व्हेन y इज इक्वल टू 1, व्हेन y इज इक्वल टू कितना 1, अब y की वैल्यू जब 1 लोगे तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा माइनस का 4 अपॉन 1 मतलब -4, नॉट पॉसिबल। एक्स और वाई क्या बोल रहा है, रियल होने चाहिए, है ना, रियल वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब y की वैल्यू 1 होगी तो x की तो कोई रियल वैल्यू नहीं आ रही, मतलब इसको नहीं ले सकते। और व्हेन x इक्वल टू, व्हेन x बराबर कितना -4, सॉरी x नहीं y बराबर -4 देन तब क्या होगा एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन -4 कैंसिल हो गए, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया 1, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई +-1, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि देयरफॉर एक्स कॉमा वाई जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो क्या बनेंगे, एक्स अगर 1 है तो वाई क्या था माइनस का 4, और वाई जब -4 है तो एक्स की वैल्यू -1 भी आ रही है। तो ये दो ऑर्डर पेयर बन गए, 1 -4 एंड -1 -4। यहां से कोई ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा क्योंकि y की वैल्यू 1 रखने से x कैसा हो रहा है इमेजिनरी, और क्वेश्चन में बोला क्या था कि फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y, ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ, फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ x माइनस आयोटा y into 3 plus 5 iota is the conjugate of, is the conjugate of -6 माइनस का 24 आयोटा, ठीक है ना। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ा करो, क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, है ना, मतलब इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तब इसके इक्वल आएगा। क्लियर है, या फिर अपन इसका कॉन्जुगेट निकाल दें वो इसके इक्वल होगा, बात तो सेम है। तो क्या करें अपन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x माइनस आयोटा y 3 + 5 आयोटा, इसका जो कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल है,
-6 -24 आयोटा के इक्वल। क्लियर है। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या कॉन्जुगेट निकालने के लिए? नहीं, अलग अलग कॉन्जुगेट लेके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, x माइनस आयोटा y, इसका कॉन्जुगेट 3 + 5 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल टू माइनस का 6 माइनस का 24 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट निकालोगे क्या आएगा अपने पास, x प्लस आयोटा y। इसका कॉन्जुगेट निकालोगे 3 माइनस का 5 आयोटा, दिस इज इक्वल टू माइनस का 6 माइनस का 24 आयोटा। क्लियर है। अब देखो इसमें दो काम कर सकते हो, क्या, या तो मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर लो, या इसको सीधे वहां ले जाओ, इसको सीधे वहां ले जाओ, x प्लस आयोटा y दिस इज इक्वल टू -6 माइनस का 24 आयोटा अपॉन 3 माइनस 5 आयोटा। रैशनलाइज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाओ, सीधे x और y आ जाएंगे। x क्या होगा, इस पूरे का रियल पार्ट, और y क्या होगा, इस पूरे का इमेजिनरी पार्ट। तो क्या आएगा अपने पास, x प्लस आयोटा y दिस इज इक्वल टू -6 माइनस 24 आयोटा। इसको अपन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 + 5 आयोटा से, ठीक है ना, होल अपॉन 3 माइनस का 5 आयोटा अपॉन 3 प्लस सॉरी इंटू 3 + 5 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा अपने पास, -6 इंटू 3 माइनस का 18, कैलकुलेशन थोड़ा तेज किया करो, -6 इंटू 3 -18। अब रियल पार्ट देखो और क्या आएगा, -24 इंटू 5 आयोटा, तो ये आ जाएगा माइनस का 120 आयोटा स्क्वायर कितना, -1, तो क्या हो जाएगा प्लस का 120। ठीक है ना, ये तो रियल हो गया। अब इमेजिनरी पार्ट कब आएगा, -6 का अपन किससे करेंगे, 5 से, तो माइनस का 30 आयोटा, -24 आयोटा का 3 से करेंगे तो माइनस का 72 आयोटा, होल डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा, 9 + 25। तो ये अपने पास कितना हो गया, 102 प्लस यहाँ पे माइनस आएगा 102 आयोटा, होल डिवाइडेड बाय कितना, 34, है ना, 34 से डिवाइड हो रहा है बिल्कुल 3 टाइम्स, है ना, तो ये आ जाएगा 3 माइनस का 3 आयोटा, किसके इक्वल, x प्लस आयोटा y। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3 और y की वैल्यू -3। ठीक है ना, तो इस वर्ड का जो मतलब है कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, या ये इसका कॉन्जुगेट है, ये आपको पता होना चाहिए क्या करना है अपन को। उसके बाद तो सिंपल सा कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट अपने पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको पहले मैं ये टर्म समझा दूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में दो टर्म आती हैं, एक आती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या हो सकता है आपने पढ़ भी रखी हो पहले, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और दूसरी होती है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। अब इसमें डिवीजन इनवर्स और सब्ट्रैक्शन इनवर्स जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स। क्या मतलब होता है इसका, देखो जैसे मान लो कोई नंबर है 3, अब पूछा जाए कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका मतलब हुआ कि 3 में भाई ऐसा मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि 1 आ जाए, क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि क्या आ जाए 1, हमेशा क्या आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे 1। तो अपन ने मान लो x मल्टीप्लाई किया तो बोला 1 आ जाए, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1/3। क्लियर है, तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया 1/3, 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/4, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5, है ना, 7 का 1/7, इस तरीके से निकाल सकते हैं। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि भाई क्या ऐड कर दें कि 0 आ जाए, एडिटिव में क्या देखते हैं 0, तो जैसे 7 है, 7 का एडिटिव इनवर्स -7, -4 का एडिटिव इनवर्स +4। क्लियर है ये चीज। अब यही चीज कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लागू होती है। जैसे मान लो आपसे बोला जाए कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + का 3 आयोटा इसका स्क्वायर, इसका हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स। तो पहले तो क्या करो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होल स्क्वायर कर दो, क्या आएगा 4 3 आयोटा का माइनस का 9 प्लस का 12 आयोटा, तो ये अपने पास आ गया माइनस का 5 प्लस का 12 आयोटा। अब देखो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या था 1/3, 4 का क्या था 1/4,
तो अब अपन बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं एम आई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन z। यही होगा या नहीं होगा? z में 1 अपॉन z का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 1 आएगा। तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1 अपॉन z, और z कितना है? माइनस का 5 प्लस का 12 आयोटा। ठीक है कि नहीं है? अब आंसर अपन हमेशा ऐसे तो छोड़ते नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर में से अपन को आयोटा, मतलब डिनोमिनेटर में से आयोटा हटाना है, तो क्या करेंगे? इसको रैशनलाइज। तो -5 माइनस 12 आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, तो -5 प्लस 12 आयोटा इंटू -5 माइनस का 12 आयोटा। अब कितना आ गया ये? माइनस का 5 माइनस का 12 आयोटा, और नीचे जब करोगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 13। तो अपन बोल सकते हैं कि देयरफॉर एम आई ऑफ z, है ना, z मतलब -5 प्लस 12 आयोटा, कितना आ गया? -5 अपॉन 13 माइनस का 12 अपॉन 13 आयोटा। क्लियर है ये चीज? मतलब अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो देखोगे क्या आ जाएगा? 1। और अब अपन को निकालना है एडिटिव इनवर्स ए आई। अब अपन को निकालना है एडिटिव इनवर्स, तो z का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस z, है ना, किसी भी नंबर x का एडिटिव इनवर्स माइनस x, x में माइनस x जोड़ दो 0 आ जाएगा, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस z। तो ये आ जाएगा माइनस टाइम ऑफ क्या था? z माइनस का 5 प्लस का 12 आयोटा, तो ये आ गया अपने पास 5 माइनस का 12 आयोटा। क्लियर है बच्चों ये चीज? कोई दिक्कत तो नहीं, नोट कर लेना, इसको याद होनी चाहिए। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या क्या होता है, ठीक है ना? लिखना हो यहाँ पे लिख लेना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल टू 1 अपॉन z, एडिटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल टू माइनस z। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि इफ a प्लस आयोटा b दिस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर होल अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, देन प्रूव दैट। इस टाइप के क्वेश्चन स्कूल में पूछ लिए जाते हैं, है ना? देन प्रूव दैट, कॉम्पिटिशन में तो बहुत कम आते हैं। देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है ना? ये अपन को प्रूफ करना है। देखो इस टाइप के अब जितने भी क्वेश्चन आते हैं, है ना, एक अप्रोच तो क्या हो सकती है, क्या सोचते हैं बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है ना, तो अपन ए की और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। ऐसे करने जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसकी प्रॉपर अप्रोच क्या है, एकदम सटीक अप्रोच क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब आता है? दो तरीके से आता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है, मतलब z अगर a प्लस आयोटा बी ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अपन को ऐसे तो देखा ना a प्लस आयोटा बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने पास दो तरीके से आ सकता है। कैसे कैसे? या तो अपन इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड ले लें, तो अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस टाइप की टर्म आएगी, ठीक है कि नहीं? या फिर अपन इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, तब जाके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्चुअल में तो दोनों इक्वल होते हैं, स्क्वायर करोगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों इक्वल होंगे, है ना? तो अपन मॉड भी ले सकते हैं और कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करना हो, ए प्लस आयोटा बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है, तो क्या करें, अपन मॉड ले लेते हैं दोनों साइड। ठीक है कि नहीं है? तो प्रूफ करने के लिए क्या होगा, ये चीज तो गिवन है, दोनों साइड क्या ले लो, मॉड। तो a प्लस आयोटा b का मॉड दिस इज इक्वल टू मॉड के अंदर x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 1 ये कैसा है, अपने पास रियल है, ये कैसा है, रियल। तो इसका कुछ मॉड वॉड तो लिया नहीं जाएगा। जैसे 3 का मॉड बोलूं तो 3 आएगा, 4 का मॉड बोलूं तो 4 आएगा। तो यहां पे चलो अभी तो ये लिख रहने दो, a प्लस आयोटा b, ठीक है ना? यहाँ पे डिवीजन में है, अलग अलग ले सकते हैं। तो x प्लस आयोटा का स्क्वायर का मॉड होल अपॉन मॉड ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, साथ साथ में लिखते जाना। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी,
कि सिंस मॉड के अंदर z1 अपॉन z2 बराबर मॉड z1 अपॉन मॉड z2, जो भी प्रॉपर्टी यूज करो साथ में लिखते जाना, ठीक है। अब यहाँ पर इसके स्क्वायर का मॉड लेना है, तो अभी अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी एक और, क्या लिख लेते हैं यहाँ पे। लेफ्ट में तो लिखा है a प्लस आयोटा b का मॉड, राइट में स्क्वायर करने के बाद मॉड निकालें या मॉड लेने के बाद स्क्वायर करें, सेम चीज है, 2x स्क्वायर प्लस 1। कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया अपन ने, मॉड ऑफ z पे पावर n दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ z होल पे पावर n, इस प्रॉपर्टी का यूज किया। तो अब देखो a प्लस, अब सब जगह मॉड लेते जाओ, a प्लस आयोटा b का मॉड रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x प्लस आयोटा का मॉड रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है 1, तो ये आ गया 1, है ना। और नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 रियल है, ये एज इट इज रहेगा, ये तो ना रूट के अंदर आएगा, ये तो रियल है, क्योंकि मान लो z आपको दे रखा है 3 और पूछा जाए मॉड z बताओ, तो क्या बोलोगे, रियल पार्ट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली तो ये 3 आएगा। तो अगर रियल नंबर है तो वही आ गया, है ना। अब अपन को क्या प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था, रूट नहीं है अपने पास प्रूफ करने में, तो इसमें अपने पास तो रूट आ रहा है, तो क्या करें, स्क्वायरिंग, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, हाँ देखो इसका स्क्वायर था, इसका क्या था स्क्वायर, अब इस पे भी पावर 4, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, पहले इसका स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, फिर स्क्वायर करोगे तो इस पे पावर स्क्वायर, और यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। चलिए इसको नोट करें, और जो भी प्रॉपर्टी का यूज करो साथ साथ लिखते जरूर जाना, नहीं तो एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा ये स्टेप के बाद स्टेप कैसे लिख दी। एग्जामिनर ये सोच के चलता है कि मुझे कुछ नहीं आता, सामने जो लिखा हुआ है मैं सिर्फ उसी को देखकर समझूंगा, ठीक है ना। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अरे इस टीचर को तो पता होगा क्या लिखना है इसमें, आपको सारी चीजें इसमें मेंशन करनी है, लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का कुछ है। इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है, जैसे मान लो अब लिखा हुआ है कि इफ x प्लस आयोटा y दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ a प्लस आयोटा b होल अपॉन b माइनस आयोटा a, b माइनस आयोटा a, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये निकालना, एक्स प्लस आयोटा वाई इसके इक्वल दे रखा है, अब अपन को निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें आप अगर सोचो कि भाई इसका मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये भी आप आगे सीखोगे, है ना। जैसे अपन रियल नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, ऐसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी सीखेंगे अपन। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो अपने पास फिर जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उनको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे। क्या करें इसके अंदर, वही मॉड वाला तरीका, x प्लस आयोटा वाई लिखा है, भले ही यहाँ पे x माइनस आयोटा वाई होता तो भी मॉड लेके ही करते, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस टाइप की टर्म कब आती है अपने पास, जब मॉड लेते हैं, ठीक है कि नहीं, जब मॉड लेते हैं, या फिर इसी का कॉन्जुगेट लो दोनों साइड और आप मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो भी आ जाता है। अभी अपन मॉड लेके कर रहे हैं, तो क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे चलो प्लस ही कर लेते हैं, x प्लस आयोटा वाई, इसका अपन को क्या लेना है मॉड, टेकिंग मॉड बोथ साइड, ठीक, दिस इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b होल अपॉन b माइनस आयोटा a, इस पे पावर 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब यही हुआ, इस पूरे का मॉड, ठीक है कि नहीं है। अब अभी x प्लस आयोटा वाई का मॉड ऐसे लिखे रहने दो, यहाँ पे फिर वही इस पूरे को एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानोगे z, तो z पे पावर n का मॉड लिखें, या फिर इसको अपन a प्लस आयोटा b अपॉन b माइनस आयोटा a, इसका मॉड, और जो निकल के आएगा उस पे पावर 1/2 लिखें, बात सेम है। अब यहाँ पे अलग अलग मॉड है, डिवीजन में है और अलग अलग लिखा हुआ है, तो अपन अलग अलग मॉड ले सकते हैं। तो क्या आ जाएगा वो अपने पास, x प्लस आयोटा y का मॉड दिस इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b होल अपॉन b माइनस आयोटा a, दोनों का अलग अलग मॉड लिया
और इस पूरे पे पावर कितनी 1/2। अब हर जगह मॉड ले लो, तो देखो इधर मॉड लोगे तो क्या आएगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी का मॉड लोगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और नीचे मॉड लोगे तो इसका रियल पार्ट कितना है बी, इसका स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट कितना है माइनस ए तो इसका स्क्वायर, इस पूरे पे पावर कितनी 1/2, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया अपने पास 1, 1 पे पावर 1/2 बचा, तो ये आ गया अपने पास रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। क्लियर है बच्चों, ये चीज नोट करें इसको। नेक्स्ट एक और स्कूल में पूछा जाता है ना, बिल्कुल इसी के जैसा है कि इफ 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा अप टू 1 प्लस n आयोटा दिस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ठीक, देन शो दैट 2 इंटू 5 इंटू 10 अप टू कहां तक 1 प्लस n स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिल्कुल उसी के जैसा है जो अभी अपन करते आ रहे थे। इसमें चलो अपन है ना कॉन्जुगेट से सॉल्व कर देते हैं, अभी तक 2 क्वेश्चन मॉडुलस से करे, अब इसके अंदर अपन कॉन्जुगेट से सॉल्व करते हैं। कैसे, देखो गिवन क्या है, गिवन 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा अप टू कहां तक 1 प्लस n आयोटा, ये अपन को क्या दे रखा है x प्लस आयोटा वाई, इक्वेशन फर्स्ट। अब अपन क्या करते हैं, इसी इक्वेशन में दोनों साइड कॉन्जुगेट लेकर लिख देते हैं, तो दोनों साइड क्या करोगे कॉन्जुगेट ले लोगे, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा अप टू 1 प्लस n आयोटा, इस पूरे का क्या कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट, ठीक है ना। अब इनके मल्टीप्लिकेशन का कॉन्जुगेट निकालें या अलग अलग कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करें, बात तो सेम है, तो अपन क्या कर सकते हैं हर एक का अलग अलग कॉन्जुगेट ले सकते हैं। तो देखो 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट लोगे तो 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट लोगे तो 1 माइनस 2 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट लोगे तो 1 माइनस का 3 आयोटा अप टू कहां तक 1 माइनस का n आयोटा, ठीक है कि नहीं है, दिस इज इक्वल टू x माइनस का आयोटा y, दिस इज इक्वेशन सेकंड। क्लियर है ये चीज। अब अपन को पता है कि यदि मान लो मैं 1 प्लस आयोटा का 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 1 कितना 2, 1 प्लस 2 आयोटा को 1 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 5, तो देखो वैसे ही नंबर लिखे 2 5, है ना। 10 कब आएगा, जब 1 प्लस 3 आयोटा को 1 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब अपन क्या लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, है ना, इसको एक साथ ले लिया, फिर 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा, इनको एक साथ ले लिया, ऐसे करते करते 1 प्लस n आयोटा इंटू 1 माइनस n आयोटा, इनको एक साथ ले लिया, ये किसके इक्वल होगा x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई के इक्वल, ठीक है कि नहीं। अब 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा कितना 2, 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 1 माइनस 2 आयोटा 5, 1 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा 10, अप टू कहां तक, यहाँ 1 प्लस एन आयोटा इंटू 1 माइनस एन आयोटा तो 1 प्लस एन स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये अपने पास प्रूफ हो गया। इसको आप चाहो तो मॉड लेके आपको दिख ही रहा होगा, अलग अलग मॉड ले लेंगे इसका तो आ जाएगा, है ना, इसको भी नोट कर लें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। इफ Z1 and Z2
if z1 and z2 are complex number such that 2z1 upon 3z2 is purely imaginary number, ठीक है ना। z1 z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट 2z1 अपॉन 3z2 ये कैसे हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर है। देन फाइंड z1 माइनस z2 अपॉन z1 प्लस z2 का मॉड, ये क्या होगा, ठीक है ना। आप जरा ट्राई करें। z1 z2 अपने पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं और ये बोला है कि 2z1 अपॉन 3z2 ये प्योरली इमेजिनरी है, तब अपन को z1 माइनस z2 अपॉन z1 प्लस z2 का मॉड निकालना है, ठीक। z1 z2 क्या है ये नहीं पता, लेकिन अपन को ये कैलकुलेट करना है। तो देखो गिवन क्या है, गिवन कि z1 2z1 अपॉन 3z2 ये कैसे हैं, प्योरली इमेजिनरी, तो मान लेता हूं कि लेट इट इज इक्वल टू k इंटू आई, लेट ये किसके इक्वल हो गया, k इंटू आई के इक्वल। अब यहां से क्या अपन z1 अपॉन z2 निकाल सकते हैं, मतलब ये 2 अपॉन 3 को हटाना है, तो 2 अपॉन 3 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो लो भाई z1 अपॉन z2 क्या आ गया, 3k अपॉन 2 आयोटा, क्लियर है ये चीज। अब 3k कांस्टेंट था और 3k अपॉन 2 ये भी एक कांस्टेंट होगा, इसको दूसरा कांस्टेंट मान लो, तो z1 अपॉन z2 कुछ नहीं क्या है, सिर्फ लेमडा आयोटा के इक्वल। लेमडा एक आयोटा है, आप कुछ भी ले सकते हो, t ले लो, p ले लो, q ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो z1 अपॉन z2 किसके इक्वल आ गया, लेमडा आयोटा के इक्वल। नाउ अब अपन को वैल्यू किसकी निकालनी थी, अब अपन को वैल्यू निकालनी थी मॉड के अंदर z1 माइनस z2 अपॉन z1 प्लस z2 की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है कि नहीं है। यहां से आप देख रहे हो कि z1 की जगह क्या रख सकते हैं, लेमडा आयोटा z2, यहां से आपको दिख रहा होगा z1 की जगह क्या लिख सकते हैं, लेमडा आयोटा z2, तो ये z1 की वैल्यू उठा के रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा भाई, लेमडा आयोटा z2 माइनस का z2 अपॉन लेमडा आयोटा z2 प्लस का z2, ये आ गया। ऊपर नीचे से z2 कॉमन लो, उड़ा दो, कैंसिल करो इसको, तो लेमडा आयोटा माइनस 1 अपॉन लेमडा आयोटा प्लस 1, ठीक है कि नहीं है। अब डिवीजन में लिखें, इसका मॉड लेना है, प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, अलग अलग मॉड ले सकते हैं, लेमडा आयोटा माइनस 1 का मॉड और नीचे लेमडा आयोटा प्लस 1 का मॉड, ठीक है कि नहीं है। अब लेमडा आयोटा माइनस 1 का मॉड निकालना है, तो रूट के अंदर लेमडा का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका मॉड निकालना है तो रूट के अंदर लेमडा का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर तो हो गया, क्या आ गया अपने पास, 1 के इक्वल, ठीक है कि नहीं है। तो समझ में आ गया होगा आपको, है सिंपल सा लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, नोट करें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कंपटीशन में भी आ चुका है, ठीक है ना। if alpha and beta are different complex number with beta is unimodular, बीटा क्या है अपने पास, यूनिमॉड्यूलर है, देन फाइंड मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ठीक। इसमें अल्फा बीटा कोई रूट्स नहीं है, क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, और बीटा कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, यूनिमॉड्यूलर। यूनिमॉड्यूलर का मतलब क्या बताया था, इसका मॉडुलस अपने पास 1 है, तब अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन जो है मेंस में या एआईट्रिपल किसी में तो आया है। अब क्या करें भाई, इसके अंदर अपन गिवन क्या है, अपन को गिवन क्या है कि मॉड ऑफ बीटा जो है वो 1 के इक्वल, यूनिमॉड्यूलर है ना बीटा, ये गिवन है अपन को। अब इतनी छोटी सी चीज गिवन है भाई, ये क्या पूछ रहे हो आप, अब कैसे निकालें इसको, तो देखो
अब इसके अंदर जो अपन स्टेप यूज कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मॉड बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो अपन दोनों साइड स्क्वायर कर दें, दोनों साइड क्या करें, स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, मॉड बीटा का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 1। अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि मॉड बीटा अगर लिखा था तो इसको अपन कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में नहीं लिख सकते थे, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया, रियल हो गया, इसको अपन किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में नहीं लिख सकते थे। लेकिन जब अपन ने इसको स्क्वायर कर लिया तब इसको अपन लिख सकते हैं बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट दिस इक्वल टू 1। याद करो अपन ने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, मॉड z का स्क्वायर। तो जब इसको ये लिख सकते हैं तो इसको भी तो ये लिख सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर लिखा है तो उसको क्या लिख लोगे, z इंटू जेड कॉन्जुगेट। तो क्या लिख लिया, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, ठीक है कि नहीं है। अब चलो इस 1 का उपयोग अपन करेंगे, इस 1 का उपयोग करेंगे। अब कैसे करेंगे ना, अपन को किसकी वैल्यू निकालनी थी, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी थी। इस पूरे में एक ही 1 दिख रहा है, इस 1 का यूज कर लेते हैं। इस 1 की जगह क्या लिख देते हैं, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। तो बीटा माइनस का अल्फा होल अपॉन बीटा बीटा कॉन्जुगेट माइनस का अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अपन ने इस 1 की जगह ये लिख दिया, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, बीटा। तो बीटा माइनस का अल्फा होल अपॉन बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस का अल्फा कॉन्जुगेट, ठीक है कि नहीं है। अब मॉडुलस की प्रॉपर्टी है, ये पता नहीं शायद आपको बताई या नहीं, है ना, अपन अलग अलग, अच्छा ये तो बता दी है, मॉड z1 इंटू मॉड z2 अलग अलग मॉड लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बता दी थी आपको। तो यहां पर अब देखो 1 अपॉन बीटा, इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानो, इनटू बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, इसको एक टर्म मान। क्लियर है। अब इसका अलग मॉड ले लेते हैं और इसका अलग मॉड ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास, दिस इज इक्वल टू 1 का मॉड तो 1 अपॉन मॉड बीटा इनटू मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, ठीक है ना। अब यहां पर एक कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी लगेगी, क्या प्रॉपर्टी, अलग अलग कॉन्जुगेट लेके माइनस करो या फिर एक साथ कॉन्जुगेट लेके या माइनस करके, मतलब कॉन्जुगेट ले लो, ये दोनों इक्वल होते हैं। z1 कॉन्जुगेट माइनस का z2 कॉन्जुगेट दिस इज इक्वल टू z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट, ये अपने पढ़ा हुआ है। तो बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, बीटा माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट। यहाँ पे मॉड बीटा की जगह 1, क्योंकि इसका मॉडुलस कितना है 1, तो ये तो 1 हो जाएगा। और देखो यहाँ पर भी ये ऊपर अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, अलग अलग मॉड ले सकते हैं डिवीजन में, मतलब बीटा माइनस अल्फा का मॉड अलग और नीचे बीटा माइनस अल्फा के कॉन्जुगेट का मॉड अलग। मतलब एक तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली, साथ ही साथ अपन ने z1 अपॉन z2 का मॉड दिस इज इक्वल टू z1 का मॉड अपॉन z2 का मॉड, ये प्रॉपर्टी भी यूज कर ली, ठीक है। चलो ये आ गया। क्या ये दोनों इक्वल हैं, क्या ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल। सिंस अपन ये प्रॉपर्टी पढ़ी या नहीं, सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस या उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस दोनों हमेशा क्या होते हैं, सेम। तो z कॉन्जुगेट के मॉडुलस को अपन क्या लिख सकते हैं, z का मॉडुलस। तो क्या आएगा अपने पास, बीटा माइनस अल्फा का मॉड, और इसको अपन अगेन क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा का मॉड, इससे ये फिटूस तो क्या आ गया 1, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ये कैसा होगा, यूनी मॉडुलर, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में या एडवांस में किसी ना किसी एक में तो ये आया है। क्लियर, इसको नोट करें। इसी पे बेस्ड अपन एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ये जो अपन ने प्रॉपर्टी लगाई इसका स्क्वायर करके, मैंने आपको स्टार करके लिखवाया भी था कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, स्टार करके लिखवाया भी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, ये भी अपने पास AIEEE में आया हुआ है कि इफ मॉड z1 इक्वल टू मॉड z2 इक्वल टू मॉड z3 दिस इज इक्वल टू
मॉड जेड एन दिस इज इक्वल टू 1। ठीक, हर किसी का मॉड किसके इक्वल दे रखा है, 1 के इक्वल दे रखा है। Z1 Z2 Z3 Zn अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, सबका जो इंडिविजुअल मॉड है वो किसके इक्वल दे रखा है, 1 के इक्वल। एंड मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अप टू Zn, इन सबके सम का मॉड भी कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। अलग अलग मॉडुलस भी 1 है और इन सबके सम का मॉडुलस भी कितना है, 1। देन find modulus of 1 upon Z1 plus 1 upon Z2 plus 1 upon Z3 up to 1 upon Zn। ठीक है कि नहीं है? कंपटीशन में जो आया था उसमें मॉड Z1 इक्वल टू मॉड Z2 इक्वल टू मॉड Z3 इक्वल टू 1, मतलब तीन ही कॉम्प्लेक्स नंबर लिए थे, है ना। अपन ने इसको जनरलाइज कर दिया है, Zn तक ले लिया है। अब इसमें अपन क्या करेंगे, देखो अपन को ये पता है कि मॉड Z1 जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। देखो एक मैं करके बता रहा हूं, मॉड Z1 जो है ये किसके इक्वल है, 1। तो मॉड Z1 का स्क्वायर जो है ये भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है कि नहीं है? तो अब अपन क्या करने वाले हैं, देखो अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z3 अप टू 1 अपॉन Zn, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। अब एलसीएम लोगे बाबा बन जाओगे, अभी तो नहीं ले सकते, लेकिन अगर मैं इस टर्म में ऊपर नीचे Z1 कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दूं, देखो जरा Z1 तो लिखा है, मैं Z1 कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और नीचे, तो होगा क्या, Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, मॉड Z1 हो जाएगा, और मॉड Z1 का स्क्वायर, और मॉड Z1 के स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, 1। ठीक है कि नहीं है? तो यहाँ पे नीचे 1 बन जाएगा। सेम काम मैं किस में करता हूँ, Z2 वाले के लिए, कि जो Z2 लिखा हुआ था इसको भी भाई Z2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ऊपर भी Z2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगेन ये क्या बन जाएगा, Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट, मॉड Z2 का स्क्वायर ये कितना हो गया, 1, तो मतलब यहाँ भी 1 हो गया। तो अब अपन को समझ में आ रहा है कि करना क्या है। अगर अभी अपन ऐड करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, है ना, अलग अलग टर्म है। लेकिन अगर हर एक टर्म को अपन डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं तो नीचे क्या बनता जा रहा है, 1 बनता जा रहा है। तो Z3 अपॉन Z3 इंटू Z3 कॉन्जुगेट, और ऐसे कहां तक, Zn कॉन्जुगेट अपॉन Zn इंटू Zn कॉन्जुगेट। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? इसकी वैल्यू निकालनी है, ये किसके इक्वल लिख सकते हैं, इसके इक्वल। अब देखो Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट कितना हो गया, 1, तो क्या बचेगा, Z1 कॉन्जुगेट, यहाँ पर Z2 कॉन्जुगेट प्लस यहाँ पे Z3 कॉन्जुगेट प्लस अप टू Zn कॉन्जुगेट। क्लियर है ये चीज? कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? अब हमें निकालना क्या था, या चलो ये वैल्यू निकाल ली थी, ये इसके इक्वल तो आ गई। अब ये हमें नहीं पता, हमें तो यार ये पता है ना। तो क्या ये और ये इक्वल हैं, तो वैसे तो इक्वल हैं, देख लो अपन प्रूफ कर देते हैं इसको। ये जो अपन को निकालना था दिस इज इक्वल टू, अब अपने पास क्या आ चुका है, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z3 कॉन्जुगेट अप टू कहां तक, Zn कॉन्जुगेट। क्या अपन अलग अलग कॉन्जुगेट को ऐड करने की बजाय ऐड करके ओवरऑल कॉन्जुगेट ले सकते हैं? तो बिल्कुल, ये प्रॉपर्टी तो पढ़ ली है ना अपन ने। सिंस Z1 conjugate plus Z2 conjugate this is equal to Z1 plus Z2 का होल कॉन्जुगेट, ये प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इस पूरे का कॉन्जुगेट, है ना। और अब अपन प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे कि सिंस मॉड ऑफ Z दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z कॉन्जुगेट, दोनों इक्वल होते हैं। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का मॉड निकालो या अकेले इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालो। ये दोनों कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं या नहीं रहते हैं? ठीक है कि नहीं है? ये दोनों कैसे रहते हैं अपने पास, इक्वल रहते हैं। तो इसका मतलब इसको भी क्या लिख, ये आ गया अपने पास। अब इसको क्या लिख देंगे अपन, 1, ये अपन को दे रखा था ना 1, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू थी इसकी वैल्यू भी क्या निकल कर आ गई अपने पास, और 1 निकल कर आ गई। ठीक है कि नहीं है? इसको भी आप नोट करें। अब इसी का मैं आपको थोड़ा सा एडवांस वर्जन बताता हूँ, है ना, इसी को और कैसे पूछ सकते हैं। अब इसी को पूछने का एक एडवांस तरीका क्या हो सकता है वो देखो। अभी तो सब कुछ 1 1 था, मैंने जैसे बोला कि इफ मॉड Z1 इक्वल टू 2, मॉड Z2 इक्वल टू 3, मॉड Z3 इज इक्वल टू 4
एंड मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ प्लस Z2 प्लस Z3, इन तीनों के सम का मॉड जो है वो दे रखा है अपन को 5। अब बोला कि फाइंड मॉड के अंदर 4Z2Z3 प्लस 9Z1Z3 प्लस 16Z1Z2, इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। ये अपन को दे रखा है कि मॉड Z1 2 है, मॉड Z2 3 है, मॉड Z3 4 है, तब अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है। और जो ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये स्कूल में बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी में आप देखना बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है ना, आपसे एक बार में सारे हो जाएंगे। एक आध में किसी में डाउट आए तो आए, बाकी सब आपके लाइन से हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है वो कंपटीशन के लिए हैं, स्कूल में तो दूर दूर तक नहीं पूछे जाने के। अब इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है, तो देखो यहाँ पे यार 4 लिखा है, 4 के संग Z2 Z3 है, 9 के साथ Z1 Z3 है, 16 के साथ Z1 Z2 है। अब 4 मतलब ये 2 से कुछ लिंक है इसका, है ना, ये 9 का मतलब 3 से कुछ लिंक है, 3 का स्क्वायर ही तो है 9, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या है 16। तो देखो अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है। अब अपन क्या करें, 4 की जगह लिख सकते हैं क्या, मॉड Z1 का स्क्वायर, Z2 Z3 प्लस ये जो 9 लिखा है इस 9 को लिखो 3 का स्क्वायर, और 3 क्या है मॉड Z2, तो मॉड Z2 का स्क्वायर Z1 Z3 प्लस 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और 4 क्या है मॉड Z3, तो Z1 Z2। चलो भाई यहां तक तो लिख लिया। अभी कहीं से कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है। अब मॉड Z1 स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट, और यहां पर Z2 Z3 प्लस मॉड Z2 को क्या लिख सकते हैं अपन, Z1 तो पहले लिख लो, Z2 कॉन्जुगेट Z3 प्लस, अब यहां पर Z1 Z2 Z3 कॉन्जुगेट को क्या लिखेंगे Z3 इंटू Z3 के मॉड के स्क्वायर को क्या लिखेंगे Z3 इंटू Z3 का कॉन्जुगेट, ठीक है कि नहीं है। अब इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3 ये कॉमन आ रहा है, तो चलो निकाल लेते हैं कॉमन। तो मॉड के अंदर Z1 Z2 Z3 ये कॉमन लिया, क्या बचेगा अपने पास Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट प्लस Z3 का कॉन्जुगेट, इस पूरे का मॉड, ठीक। अब देखो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू ये पूरा 4 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, उनका मॉड लेना है। तो प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग मॉड लेके मल्टीप्लाई कर लो, तो मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 इंटू मॉड Z3 इंटू मॉड के अंदर Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस का Z3 कॉन्जुगेट। इसकी वैल्यू पता है, इसकी भी पता है, इसकी भी पता है, ठीक है ना, और इनफैक्ट अब इसकी भी पता है, आप समझ ही गए होंगे, अभी 2 क्वेश्चन में कर आप समझ ही गए होंगे क्या करने वाले हैं हम। तो मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 इंटू मॉड ऑफ Z3, अब इसको अपन लिख लेंगे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इस पूरे का कॉन्जुगेट। ये सब आपको समझाने के लिए इतनी स्टेप लिखी जा रही है, कंपटीशन में करोगे तो आपको एक एक स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है ना, वहां तो फटाक से आंसर निकालना होता है अपन को। मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 इंटू मॉड ऑफ Z3, और इसको अब अपन क्या लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इस पूरे का मॉड। अब देखो चारों की वैल्यू पता है, मॉड Z1 कितना 2, ये कितना 3, ये कितना 4, और ये कितना अपने पास 5, तो ये हो गया 20 इंटू 6 120। क्लियर है ये चीज। तो आई थिंक आपको मॉडुलस और कॉन्जुगेट ये तो समझ में आ गया होगा। अब टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है ना, 1.5 घंटा शायद हो चुका होगा, तो कौन और अपना आर्गुमेंटिक टॉपिक बच रहा है, अब उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, है ना। आर्गुमेंट जो है वो छोटा सा टॉपिक नहीं है, उसको समझाने में भी फिर भी 25-30 मिनट लगते हैं, तो इसलिए अब अपन आर्गुमेंट आज स्टार्ट नहीं कर रहे, आज सिर्फ यहीं तक पढ़ते हैं। और आज जितना कराया, जितने क्वेश्चंस कराए, आप उनको खुद से करके देखें, है ना, नहीं आए आपके पास सॉल्यूशन अवेलेबल है, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में अपन आर्गुमेंट पढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर।